Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes, we had completed almost 18 to 20 concepts in the CDP series. So in this video, I am going to discuss with you the concept of gender as a social construct. And this topic is not useful for the teaching purpose but also important for the social awareness. ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इस टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल, जेंडर इश्यूज, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्विटी, जेंडर स्टीरियोटाइप एंड द जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो एज अ मैन एंड वीमेन अलग अलग रोल है सोसाइटी में जो कि समाज बनाता है। समाज ने ही बताया है कि एज अ मैन आपका ये रोल है, आपकी ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम है। एंड फॉर अ विमेन को भी बताया जाता है कि आपका ये काम है, ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक समाज ने बनाया है, समाज ने कंस्ट्रक्ट किया है। इसलिए हम जेंडर को कहते हैं कि इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन, ना कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। और आपके टॉपिक का नाम भी सेम है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, की सोसाइटी ने बनाया है। सोसाइटी के रोल के अकॉर्डिंग हम जो है बिहेव करते हैं, इसलिए जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। तो अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी में हम लिंग ही कहते हैं, चाहे सेक्स हो चाहे जेंडर हो। लेकिन हमने एग्जाम पर्पज़ में हमने इंग्लिश की लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि मीनिंग अलग निकल कर आता है। सेक्स का मतलब अलग है और जेंडर का मतलब हम अलग निकालते हैं। तो इस तरह से देखते हैं, सबसे पहले सेक्स को देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन differentiate between males and female on the basis of biological characteristics. It is universal and mostly unchangeable without surgery. सेक्स क्या है, हम निर्धारित करते हैं बच्चे के बॉडीली ऑर्गन से कि बच्चा लड़का है या लड़की है। उसके फिजिकल जो अपीयरेंस है, फिजिकल जो डिफरेंसेस है, उसके आधार पर हम मानते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। तो ये आता है सेक्स में। वेयर एज जेंडर में हम उसके रोल से निर्धारित करते हैं कि ये रोल लड़के का है या लड़की का है। उसके आधार पर हम मानते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, विमेन है या मैन है। मीन्स इट डिटरमाइंस व्हाट इज एक्सपेक्टेड, अलाउड एंड वैल्यूड फॉर अ मैन एंड विमेन। तो जेंडर ही हमें बताते हैं, उसके रोल के आधार पर बताते हैं कि लड़का है या लड़की है, या सोशल नॉर्म के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय। अगर हम सेक्स की बात करें, इट इज़ यूनिवर्सल एंड मोस्टली अनचेंजेबल विदाउट सर्जरी। कि एज अ बॉय, एज अ गर्ल आपने अगर जन्म लिया है तो वो चेंज नहीं होगा। आप चेंज नहीं कर सकते हो बिना सर्जरी के, आप अपने सेक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि बच्चा जब जन्म लेता है उस समय हम बॉडीली ऑर्गन से हम डिसाइड कर देते हैं कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की। सेक्स इज आइडेंटिफाइड बाय द ऑर्गन्स बेस्ड ऑन फिजिकल डिफरेंसेस, फिजिकल अपीयरेंसेस। दूसरी ओर अगर हम बात करें जेंडर की, तो इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन। बॉयज टेंड्स टू बी मैन, गर्ल्स टेंड्स टू बी women. Gender refers to the characteristics of women, men, girls and boys that are socially constructed, कि सोसाइटी ने बनाया है कि एज अ मैन, एज अ विमेन आपके क्या रोल है, क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जेंडर इज़ अ लर्न बिहेवियर, जिसे हमें सोसाइटी से लर्न करना पड़ता है। जेंडर इज़ आइडेंटिफाइड बाय द सोशियो कल्चरल वर्क एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द सोशल नॉर्म। तो ये डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंसेस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, वेयर एज जेंडर आपका सोशल कंस्ट्रक्शन है। आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इस पिक्चर से भी आप समझ सकते हो, इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि क्या जो रोल है वो जेंडर डिसाइड करता है, और आपके जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है वो आपका सेक्स डिफाइन करता है कि आप बॉर्न हुए हो लड़का या लड़की के रूप में। लेकिन आपके जो रोल है, सोसाइटी ने जो तय किया है कि एज अ गर्ल आपकी ये ड्यूटी है एंड एज अ बॉय आपकी ये ड्यूटी है, तो ये डिफाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है आपका जेंडर। तो नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटी। अब जेंडर आइडेंटिटी को समझते हैं, समवंस इनर सेंस ऑफ देयर जेंडर, कि जब किसी को अपने जेंडर की पहचान हो जाती है कि उसने एज अ बॉय जन्म लिया है या एज अ गर्ल जन्म लिया है, तो वो होता है जेंडर आइडेंटिटी, अपने लिंग की पहचान। साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ व्यूइंग वन सेल्फ एज अ गर्ल एंड एज अ बॉय
जेंडर आइडेंटिटी इज डिफाइंड एज अ पर्सनल कंसेप्शन ऑफ वन सेल्फ एज अ मेल और फीमेल। मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हो जाती है जब किसी को, तो हम कहते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी हो गया है इस पर्सन को, मतलब लिंग पहचान है, मतलब अपने जेंडर के प्रति अवेयरनेस, अपने प्रति व्यक्तिगत अवधारणा जिसको होती है, तो हम कह सकते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी विकसित हो चुकी है। जैसे इस एग्जांपल से हम ले सकते हैं कि जब बच्चा है, देखो वॉशरूम जा रहा है, तो वॉशरूम में देखो पिक्चर बनी है गर्ल की, बॉय की। जब ये अवेयर हो जाता है कि मुझे कौन सा वॉशरूम यूज़ करना है, मुझे कहाँ जाना है, तो दैट मीन्स इस केस में बच्चे ने जेंडर आइडेंटिटी को अचीव कर लिया है, उससे अपने लिंग की पहचान है। तो अब बात करते हैं कोहलबर्ग की जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी की, जो कि इन्होंने प्रपोज की है 1966 में। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। इन्होंने दी है स्टेजेस आपके जेंडर आइडेंटिटी के डेवलपमेंट की, कि हर एक स्टेज में बच्चे की जेंडर आइडेंटिटी किस तरह से इम्प्रूव होती है। तो सबसे पहले समझते हैं, जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है, उस समय बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होती है, वो लेबल कर देता है खुद को कि वो बॉय है या गर्ल है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन एंड द जेंडर रोल जो सोसाइटी ने तय किया है, उसके आधार पर बच्चा लेवल कर देता है खुद को कि वो लड़का है या लड़की है। तो ये जेंडर आइडेंटिटी इस स्टेज को हम बोलते हैं जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है। फिर बात करते हैं जेंडर स्टेबिलिटी की। ये है आपके 4 से 5 साल का जब बच्चा होता है, तो स्टेबिलिटी आ जाती है, वो मान लेता है कि वो लड़का है या लड़की है। मीन्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दे ऑलवेज हैव बीन एंड विल ऑलवेज बी बॉय और गर्ल, कि वो हमेशा जो है लड़का रहेगी, लड़का है तो लड़का रहेगा, लड़की है तो लड़की रहेगी। ये स्टेबिलिटी आ जाती है बच्चे के 4 या 5 साल में। फिर आती है जेंडर कंसिस्टेंसी, कि बच्चा अब कांस्टेंट हो जाता है कि अगर उसने जो है लड़का पैदा हुआ है तो उसका जेंडर चेंज नहीं होगा। सोसाइटी ने जो नॉर्म्स तय किए हैं, जो रूल्स तय किए हैं, जो रोल तय किए हैं कि लड़का है तो ऐसे बिहेव करना है, लड़की है तो आपको ऐसे बिहेव करना है, उसको अपने माइंड में बैठा लेता है। और जेंडर कंसिस्टेंसी आ जाती है कि कुछ भी चेंज हो जाएगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस भी क्यों ना चेंज हो जाए, लेकिन उनका जेंडर अब चेंज नहीं होगा। ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाती है आपके 6 से 7 साल में। इस स्टेज को हम कहते हैं जेंडर कंसिस्टेंसी स्टेज। अगर हम बात करें जेंडर आइडेंटिटी की, इसको डिवाइड किया है 2 तरफ। मतलब किस बेस के, किस आधार पे आपके जेंडर आइडेंटिटी अपनी लिंग की पहचान हो जाती है। एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर से, दूसरा आपके जो जेंडर रोल सोसाइटी ने बनाए हैं आपके लिए, उसके आधार पर आपके अपने लिंग की पहचान हो जाती है, जेंडर की पहचान हो जाती है। अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, तो जो हमारे बॉडी का जेनेटिक मेकअप होता है, हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नेचर। ये भी डिसाइड करता है आपके जो बॉडीली ऑर्गन है, उससे हम समझ जाते हैं कि हम एक लड़का पैदा हुए हैं या लड़की पैदा हुए हैं। दूसरी ओर जो सोसाइटी ने जो रोल सेट किए हैं कि लड़की अगर पैदा हुई है तो उसको ड्रेस पहना देनी, फ्रॉक पहना देनी, लड़का है तो उसको जो है उसी तरह के खिलौने दे देने, ट्रक के साथ बच्चा खेलेगा, तो उस तरह से जो है रोल सेट कर दिया जाएगा। बच्चे का जो माइंड सेट है इसी से ही अलग हो जाता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। तो ये डिसाइड करता है आपकी जेंडर आइडेंटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है 2 फैक्टर। एक है बायोलॉजिकल फैक्टर एंड सेकंड इज सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आता है आपके जेंडर रोल, जो कि डिसाइड करते हैं वेदर यू आर बोर्न एज अ गर्ल और एज अ बॉय। तो डिस्कस करते हैं डिटेल में जेंडर रोल, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। अब जेंडर रोल क्या है, देखो एज अ गर्ल एंड एज अ बॉय आपकी क्या भूमिका है समाज में, ये हमें बताता है जेंडर रोल। कि लड़का पैदा हुआ है तो क्या काम करने हैं, लड़की पैदा हुई है तो आपके क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या नॉर्म्स है, ये हमें बताता है जेंडर रोल, जो कि सोसाइटी ने फॉर्म किया है, जो सोसाइटी ने बनाया है फॉर मैस्कुलाइन नेचर एंड फेमिनाइन नेचर के लिए। तो ये है जेंडर रोल। Adoption of masculine and feminine and behavioral attribute that are considered appropriate or characteristics of a particular sex. Gender role in society means how we expected to act, speak, dress and conduct ourselves based upon योर असाइंड रोल। मतलब जेंडर रोल ही हमें बताता है कि हमें सोसाइटी में हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कैसे हमने बोलना है, कैसे हमने ड्रेस पहननी है, क्या हमें करना है, क्या हमारे नॉर्म्स है, क्या रूल है। तो ये हमें जेंडर रोल ही बताता है। तो जेंडर रोल कैन बी डिफाइन एज
the behavior, values and attitudes that a society consider appropriate for both male and female। मतलब जेंडर रोल ही हमें बताता है कि आपके लिए कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है सोसाइटी में रहने के लिए, कि एज अ मेल आपकी ये ड्यूटी है एंड एज अ फीमेल आपकी ये ड्यूटी है। तो ये हमें जेंडर रोल ही बताता है। तो आइए समझते हैं टॉपिक को, जो कि है जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता। तो क्या होता है जेंडर स्टीरियोटाइप? कि हमारी ऐसी धारणा, हमारी ऐसी सोच जिसको हम मान लेते हैं बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी एविडेंस के। कहने का मतलब है कि सालों से चला आ रहा एक ऐसा रूल, एक ऐसी धारणा, एक ऐसी वैल्यू जिसको हम मान लेते हैं बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी एविडेंस के। हम सोचते नहीं, हम कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाते हैं उस चीज़ को लेकर कि ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, लड़की जो है शादी के बाद लड़के के घर जाती है, ससुराल में रहती है। क्या आपने ऐसा सोचा है कि जो लड़के हैं वो क्यों नहीं जाते हैं लड़की के घर? तो इस बात को हम बिना किसी लॉजिक के मान लेते हैं, एज इट इज़ हमने वो मान लिया है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक तरह की स्टीरियोटाइप सोच है, वो एक जेंडर स्टीरियोटाइप को जन्म देती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि स्टीरियोटाइप सोच को जन्म देते हैं। तो समझते हैं स्टीरियोटाइप क्या है। तो स्टीरियोटाइप आर द नॉर्म्स दैट वन हैव टू फॉलो इन द सोसाइटी। इफ समवन डजंट प्ले रोल एज एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी, सो ही शी हैज़ टू फेस क्रिटिसिज्म। कि सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है कि एज अ बॉय उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, एज अ गर्ल उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर वो नहीं करते हैं तो उनको बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। It refers to our preconceived idea, notion about some person or group which have no logic and no evidence। कि जो भी होता है, जो भी नोशन है, जो भी आइडिया है, एक पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है एज इट इज़ विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी एविडेंस। Gender stereotype is evident in many aspects of life, including personal traits, behavior, occupation, physical appearance, etc। कि आप लाइफ के बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे आप देख सकते हो जेंडर स्टीरियोटाइप की। अगर हम बात करें पर्सनल ट्रेट्स की, तो वहाँ पे जो है देखा जाता है कि लड़के को माना जाता है कि एग्रेसिव नेचर का होगा, लड़की को सॉफ्ट नेचर का माना जाता है। तो ये भी हमारी एक तरह की रूढ़िवादी सोच है। अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन की, अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशन में देखा जाता है लड़की को माना जाता है कि लड़की एक टीचर अच्छा बन सकती है, एक नर्स अच्छा बन सकती है, केयर टेकर अच्छा बन सकती है, और जो है कुकिंग अच्छा कर सकती है। तो ये क्या है, एक लड़की के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। लड़के की अगर बात करें, लड़के को माना जाता है अरे ये तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, सेना में भर्ती होंगे, ये जो है इंजीनियर अच्छे बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं। तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी इस तरह की रूढ़िवादी सोच सामने आती है हमारी सोसाइटी में। फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात करें तो देखा जाता है लड़के को स्ट्रांग माना जाता है, वहीं दूसरी ओर लड़की को वीक माना जाता है कि वो तो है इमोशनली ज़्यादा मैच्योर नहीं होती है, जबकि लड़के को इमोशनली स्टेबल माना जाता है कि वो तो रोते धोते नहीं है, उन्हें रोना नहीं पड़ता है, लड़की ही जो है रोने धोने वाली होती है। तो ये भी एक तरह की स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी की सोच है। इस तरह से अगर हम बात करें, देखो गर्ल्स और बॉय, ये हम ना जेंडर रोल के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं कि जेंडर रोल हमें ये तय किया है सोसाइटी ने कि इस तरह के जो एज अ बॉय आपकी ये ड्यूटी है, ये ऐसा करोगे, एज अ गर्ल आप ऐसा करोगे। तो इस धारणा को जब हम मान लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। लड़की होगी सबमिसिव नेचर की होगी, मान लेती है, इजीली जो है बात को मान लेती है। पैसिव नेचर होगा, डिपेंडेंट होती है, इमोशनल होती है, मनी माइंडेड नहीं होती है, ठीक है, इंडेसिव होती है, डोमेस्टिकेटिव होती है, हाउसवर्क होती है, ओबीडियंस होती है, पिंक ड्रेसेस को ज़्यादा पसंद करती है, पिंक कलर को ज़्यादा पसंद करती है, स्कर्ट्स पहनती है। वहीं जो दूसरी और बॉयज़ होते हैं डोमिनेंट नेचर के होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, लॉजिक होते हैं, मैथ्स में अच्छे होते हैं, करियर गोल होते हैं, लीडरशिप अच्छी होती है, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, ठीक है, ब्लू कलर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह की हमारी रूढ़िवादी सोच है जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप को जन्म देती है। इसी तरह से इस पिक्चर में भी दिखाया है, ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं दूसरी और जो गर्ल है पिंक जो कलर है उसको डिनोट कर रहा है गर्ल को। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप सोच है। तो नेक्स्ट इज जेंडर स्टीरियोटाइप आर सिंपलिस्टिक जनरलाइजेशन अबाउट द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। कि एक इंडिविजुअल का क्या रोल है, मतलब एक हमारा सामान्यकरण हम कर देते हैं अपने थॉट्स का, तो वो आता है जेंडर स्टीरियोटाइप में।
अगर हम बात करें फीमेल स्टीरियोटाइप की, female stereotype role is to marry and have children. It is always expected her to be loving, compassionate, caring, sympathetic एंड नर्चरिंग। कि अगर हम फीमेल स्टीरियोटाइप की बात करें तो माना जाता है कि लड़की जो है शादी करके दूसरों के घर जाएगी, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चों को जन्म देके बच्चों का पालन पोषण वही करेगी, केयरिंग नेचर की होती है, वो दूसरों का भला समझने वाली होती है। तो इस तरह की हमारी स्टीरियोटाइप सोच है जो कि एक जेंडर डिस्पैरिटी को भी जन्म देती है। दूसरी ओर अगर मेल को माना जाता है कि मेल जो होगा फाइनेंशियली प्रोवाइडर होगा, कि शादी के बाद लड़का ही फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, कि उसको जो है घर के बाहर का जो काम है वो सारे जेंट्स ही करेंगे, सारे मेल ही करेंगे। ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेल को ही फाइनेंशियली प्रोवाइडर माना जाना चाहिए। आज की डेट में हर एक इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ही इज़ ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, करियर फोकस्ड एंड इमोशनली मैच्योर। उससे जो है एक्सपेक्ट किया जाता है एक मेल से कि वो जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, पैसा कमाएगा, घर का जितना भी खर्चा है वही चलाएगा, करियर फोकस होना चाहिए और इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। ये एज अ मेल आपकी ये ड्यूटी नहीं है, ये आपका रोल नहीं है कि आप जो है रोना धोना शुरू कर जाए। आपका ये रोल होता है कि आपको इमोशनली मैच्योर बनना है, दूसरों के सामने दिखाना है कि आप तो कितने वेल मैच्योर्ड हो, इमोशनली मैच्योर हो। ये भी एक तरह की स्टीरियोटाइप सोच है। Women are often expected to be accommodately and emotionally, while men are usually expected to be self-confident and aggressive. ये माना जाता है, ये भी एक तरह की स्टीरियोटाइप सोच है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी सोच है जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप को जन्म देती है। लाइक जो मैन है वो क्या एग्रेसिव नेचर के होते हैं, दे आर लॉजिकल, दे आर बेटर ड्राइवर, डिफेंस में अच्छे होते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो सेना में भर्ती अच्छे से हो सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग अच्छे से कर सकते हैं। और विमेन को माना जाता है सबमिसिव नेचर के होते हैं, इमोशनल होती है, ड्राइवर अच्छी नहीं बन सकती है, होम मेकर होती है, टीचर अच्छी होती है, या नर्स का रोल अच्छे से प्ले कर सकती है, और ये आर्ट्स वर्क में बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह की जो सोच है वो हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप को जन्म देती है, बढ़ावा देती है। अब हम बात करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप को हमने डिवाइड किया है जेंडर बायसनेस एंड जेंडर प्रेजुडाइज। समझते हैं जेंडर बायसनेस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है। जब हमारा जो झुकाव है वो एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति हो जाता है तो उसको हम कहते हैं जेंडर बायस। मतलब जेंडर बायस इज आर बिहेवियर दैट शोज फेवरेटिज्म टूवर्ड वन जेंडर ओवर अनदर। जब हमारा झुकाव एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति हो जाता है उस समय हम कहते हैं कि जेंडर बायसनेस या आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया है। कहने का मतलब है जो आपकी स्टीरियोटाइप सोच है उसको जब आप एक्शन में ला लेते हो तो उसको हम कहते हैं जेंडर बायसनेस। अब आपने उस सोच को आपने क्या कर दिया है, अपने बिहेवियर में लाया है और किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति आपका झुकाव है तो उसको हम कहते हैं जेंडर बायसनेस। मतलब पूर्वाग्रह के आधार पर किसी ग्रुप के प्रति झुकाव होना जेंडर बायसनेस कहलाता है। आपका फेवर किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति हो सकता है, आप लड़की को ज़्यादा मानते हैं तो लड़की के फेवर में ही आप बोलोगे, अगर आप लड़के को मानते तो आप लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति जब आपका झुकाव होता है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, मतलब दूसरे जेंडर के प्रति वो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो। दूसरी ओर आता है जेंडर प्रेजुडाइज। ये क्या होता है कि आप प्री जजिंग करना किसी भी चीज़ को लेकर, सुपीरियर या इन्फीरियर बताना बिना जानकारी के, तो ये होता है जेंडर प्रेजुडाइज कि बिना एविडेंस के आप जो है किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को या इन्फीरियर मानते हैं या सुपीरियर मानते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक फैक्टर्स की जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए, कि किसकी वजह से आप बढ़ावा देते हो जेंडर स्टीरियोटाइप को। अगर हम बात करें तो ये फैमिली से ही शुरू हो जाता है। फैमिली है, सोसाइटी है, कल्चर है, करिकुलम है, मीडिया है, रिलीजन है, एजुकेशन, आपकी मैरिज, तो ये सब चीज़ें आपकी बढ़ावा देती है आपके जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो अब बात करते हैं, इन पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए। सबसे पहले समझते हैं फैमिली का क्या रोल है आपके जेंडर स्टीरियोटाइप में। तो देखो फैमिली में ही सबसे पहले डिसाइड किया जाता है, बॉय है तो बॉय के लिए अलग टॉयज़ ला कर देंगे, लड़की है लड़की के लिए अलग टॉयज़ ला कर देंगे। लड़की है तो सॉफ्ट टॉयज़, बार्बी डॉल, पिंक कलर के खिलौने, घर घर खेलने के लिए सामान लेकर आएंगे। दूसरी ओर लड़का है, लड़के के लिए जो है मैकेनिक्स के सामान, गाड़ी, ट्रक, इस तरह के खिलौने ला कर देंगे। लड़कों के लिए
ब्लू कलर प्रेफर करेंगे, लड़कियों के लिए पिंक कलर प्रेफर करेंगे। तो ये फैमिली ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें शो कर रही है। अगर आप खुद भी मान के चलो, आप कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हो, लड़की का बर्थडे है, तो कभी आप उसको प्रेफर नहीं करोगे कि आप उसको गाड़ी गिफ्ट में दो या फिर आप उसको मैकेनिक का सामान दो। लड़की है तो आप ज़रूर ही प्रेफर करेंगे उसके लिए सॉफ्ट टॉय देने का, घर घर का जो सामान है उसको देने का। कभी आप प्रेफर नहीं करोगे कि एक लड़की का बर्थडे है तो उसको आप डॉक्टर सेट दे दो, कभी आप प्रेफर नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है, आपकी फैमिली से ही आ रही है, वहाँ से ही ये जेंडर स्टीरियोटाइप जो सोच है वहीं से इसको बढ़ावा मिल रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें अपने स्कूल की, अपने करिकुलम की, अपने टेक्स्ट बुक की, तो ये भी बढ़ावा दे रही है आपके स्टीरियोटाइप सोच को। कैसे? अब टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे तो देखो टीचर बता रहा है कि ऑफ कोर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वल, कोई जो है डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर टेक्स्ट बुक क्या दिखा रही है, लड़की है या मम्मी है घर पे, वो क्या खाना बनाते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मैन है, उस वो क्या ऑफिस गोइंग है, ऑफिस जाते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये भी क्या है, बढ़ावा दे रही है आपके जेंडर स्टीरियोटाइप सोच को, आपके जेंडर रोल को बढ़ावा दे रही है कि लड़का है तो आपका ये रोल होना चाहिए, लड़की है तो आपका ये रोल रहेगा। तो इस तरह की जो टेक्स्ट बुक है, इस तरह का जो करिकुलम है, वो भी बढ़ावा देता है आपके जेंडर स्टीरियोटाइप सोच को। अगर हम बात करें मीडिया की, तो देखो अभी हमने बात की फैमिली, ये जो फैक्टर है इसका हमने डिस्कस किया, फिर हमने बात किया आपके करिकुलम का, स्कूल का, कि वहाँ पे भी किस तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलता है। अब हम बात करें अगर मीडिया की, तो मीडिया में भी काफ़ी ऐसे फैक्टर है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, रेडियो है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, जो कि आपके इस रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देते हैं। वो कैसे? अगर हम मीडिया की ही बात करें तो मीडिया में देखो एड में जब दिखाया जाता है वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा निरमा, उसमें क्या दिखाया जा रहा है, एक लड़की को ही ये ऐड करते हुए दिखाया जाता है, विमेन को ही दिखाया जा रहा है इस ऐड को करते हुए। दूसरी ओर अगर हम मान के चले, ये देखो यहाँ प्रेशर कुकर वाली ऐड है, तो इस ऐड में भी कौन है, एक वुमेन है, वुमेन ही है। तो कहने का मतलब है इन काम के लिए जो है वुमेन बनी है, ऐसी सोच है हमारी सोसाइटी की जो कि बढ़ावा दे रही है हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप को, मतलब एक ऐसी रूढ़िवादिता सोच को बढ़ावा दे रहा है इस तरह का जो कल्चर है, इस तरह की जो प्रमोशन है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने कल्चर की, अपनी सोसाइटी की, तो उसमें भी देखा जाता है कि लड़की है तो शादी के बाद लड़के के घर जाएगी। तो इस तरह से कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक ऐसी सोच होती है जो कि बढ़ावा देती है आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप को। इसके अलावा भी अगर हम रिलीजन की बात करें, अपने रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, उसमें जो है लड़कियों को माना जाता है फास्ट टेकिंग, कि व्रत जो है लड़कियों को ही करने पड़ते हैं, कभी पति की लंबी उम्र के लिए तो कभी बच्चों की सलामती के लिए। तो इस तरह की जो सोच है वो बढ़ावा दे रही है आपके स्टीरियोटाइप को। तो ऐसी कुछ प्रमोशंस होती है, इस तरह की कुछ आइडिया, इस तरह की कुछ नोशंस जो बढ़ावा देते हैं आपके जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। समझते हैं मीनिंग सबसे पहले इक्वालिटी का, कि इक्वालिटी क्या है, कि वांछित ना हो कोई भी जस्ट बिकॉज ऑफ एनी डिफरेंसेस। हमने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, सबको इक्वली प्रोवाइड करना है, सेमनेस देनी है, फेयरनेस प्रोवाइड करनी है। अगर बात करें जेंडर इक्वालिटी की, तो जेंडर के बेस पर हमने भेदभाव नहीं करना है, लड़का हो लड़की हो इस आधार पर हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो जेंडर इक्वालिटी रेफर्स टू इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज ऑफ मैन एंड वुमेन। It means that men and women should receive equal treatment in the society and not be discriminated on the gender biasness। कि किसी भी आधार पर हमने इनके साथ भेदभाव नहीं करना है, इक्वली प्रोवाइड करनी है हर एक अपॉर्चुनिटी, इक्वल ट्रीटमेंट देनी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। मीन्स बेसिकली इक्वलिटी मीन्स अबाउट सेमनेस, इट प्रोवाइड फेयरनेस एंड जस्टिस बाय गिविंग एवरीवन द सेम थिंग्स। हमने सभी को सेम चीज़ें प्रोवाइड करनी है, सेमनेस प्रोवाइड करनी है, ये जो है फेयरनेस को प्रमोट करना है कि किसी के साथ भी किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर इक्विटी की। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग इक्विटी का, कि इक्विटी क्या है। ये है इक्विटी इज़ फेयरनेस, आपने जो है फेयरनेस प्रोवाइड करनी है। इक्विटी इज़ अबाउट गिविंग पीपल अबाउट व्हाट दे नीड एंड इन ऑर्डर टू मेक थिंग फेयर, कि आप जो है नीड के बेस पर आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हो। मीन्स गिविंग मोर टू दोज हु नीड इट, कि जिसको ज़रूरत है आप उसको ज़्यादा प्रोवाइड करोगे। द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्विटी रेफर्स टू फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर वुमेन एंड मैन अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव नीड।
आप जो है नीड के बेस पर आप उनको प्रोवाइड करोगे चीज़ें। कोई भी चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है तो आप देखोगे किसको ज़्यादा नीड है, तो नीड के बेस पर आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो सेमनेस। देखो इस पिक्चर से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मीनिंग ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटी। देखो इस पिक्चर में क्या है, आपने तीनों को जो है सेम बॉक्सेस प्रोवाइड किए हैं इस मैच को देखने के लिए, जबकि इसको नीड भी नहीं थी, फिर भी आपने इसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। तो आपने क्या है, फेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए, सबको सेम देना चाहा। तो इस केस में क्या है, इक्वालिटी में आप सबको सेम प्रोवाइड करते हो, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हो। दूसरे केस में अगर हम यहाँ पे देखें इस पिक्चर में, तो यहाँ पे क्या नीड बेस्ड आपने चीज़ों को दिया है, इसको कोई ज़रूरत नहीं थी इस बॉक्स की, तो इस बॉक्स को हमने इस बच्चे को दे दिया है, जिसकी हेल्प से बच्चा अब इस मैच को देख पा रहा है। कहने का मतलब है इक्विटी में आप नीड के आधार पर जब जिसको ज़रूरत है आप उसको ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देते हो। लेकिन इक्वालिटी में क्या है, आप ये नहीं देखते हो कि किसको नीड है किसको नहीं है, आप चाहते हो कि सबको सेमनेस प्रोवाइड हो, प्रमोशन करते हो आप फेयरनेस को, कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, जस्टिस आप उसमें देखते हैं सबको प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन इक्विटी में क्या है, जस्टिस उसके साथ हो रहा है, फेयरनेस आप तब प्रोवाइड करते हो जब आप नीड बेस्ड चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हो। बेचारे इसको ज़रूरत थी ज़्यादा, इसलिए हमने जो है इसको 2 बॉक्स दे दिए, तो इस केस में इक्विटी प्रमोट हो रही है। लेकिन इस केस में क्या है, जब आप तीनों को चीज़ें सेम चीज़ें प्रोवाइड करिए, लेकिन देखो इससे तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना, ये फिर भी बच्चा जो है एबल नहीं है मैच को देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी प्रमोट हो रही है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है आपने इस केस में। तो ये कंसेप्ट है इक्विटी एंड इक्वालिटी का। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, कि किस तरह से हम एजुकेशन की हेल्प से जेंडर इक्वालिटी ला सकते हैं, जो जेंडर स्टीरियोटाइप सोच है उसको ओवरकम कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो टीचर शुड यूज़ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, कि एक टीचर को चाहिए कि वो जो है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ करे। लाइक कि जब एक टीचर है वो यूज़ करता है चेयरमैन, मिल्कमैन, पुलिसमैन, कैमरामैन, यूजुअली हम सभी इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हैं। कभी हमने कैमरा वुमेन नहीं बोला है, कभी हमने पुलिस वुमेन नहीं बोला है, चेयर वुमेन नहीं बोला है, ना ही हमने बोलना है। हम क्या है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, कि बिना किसी एक जेंडर पर फोकस किए हुए हमें चाहिए कि वी शुड यूज़ चेयर पर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, वी शुड यूज़ कैमरा पर्सन इंस्टेड ऑफ कैमरामैन, पुलिस मैन की जगह हम पुलिस ऑफिसर बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है इस तरह की भाषा का अगर हम यूज़ करेंगे अपने एजुकेशन में, तो कहीं ना कहीं जो है जेंडर इक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी हो रही है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक टीचर को चाहिए कि बच्चे को हमने एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने देना है, एक्टिविटीज़ करवानी है, वो भी कैसी करवानी है, ग्रुप एक्टिविटी करवानी है, और उस ग्रुप में लड़का भी इन्वॉल्व हो, लड़की भी इन्वॉल्व हो, सो दैट कि वो एक दूसरे के को रिस्पेक्ट कर सके, एक दूसरे के कल्चर को समझ सके, एक दूसरे की फीलिंग को समझ सके, सेंसिटिव हो सके। हमें ऐसी ग्रुपिंग नहीं बनानी है कि लड़का अलग खेल रहा है, लड़की अलग खेल रही है, तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी सामने आती है। तो हमने इस तरह की ग्रुपिंग भी नहीं करनी है। तो इस तरह से भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम एजुकेशन में इन डिस्पैरिटीज़ को, इन इनइक्वालिटीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम रिकैप्चुलेट करें आज के इस टॉपिक को, तो हमने सबसे पहले डिफरेंस देखा सेक्स एंड जेंडर के बीच, फिर हमने बात की जेंडर रोल की, जेंडर आइडेंटिटी की, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायसनेस, फिर हमने देखा जेंडर इक्वालिटी कैसे ला सकते हैं, जेंडर इक्विटी कैसे आ सकती है, फिर हमने बात की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।